हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल स्टेनो ट्यूबर्स। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्ट्रैटेजी फॉर मॉक टेस्ट एसएससी स्टेनोग्राफर। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हमारे मॉक टेस्ट के ऊपर कि आपको अब से लेकर एग्ज़ाम डेट तक कितने मॉक टेस्ट डेली देने चाहिए और किस हिसाब से देने चाहिए। और मैं बात करूँगी उन स्टूडेंट्स की भी जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया है अभी तक, या कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, और उन स्टूडेंट्स की भी जिन्होंने अभी बिल्कुल भी तैयारी शुरू नहीं की है और फिर भी वो इस एग्ज़ाम को देना चाह रहे हैं और एवरेज स्कोर करना चाह रहे हैं। ओके, तो चलते हैं और बात करते हैं कि आपको कितने मॉक टेस्ट आज से लेकर एग्ज़ाम डेट तक डेली देने चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए, आपका ये पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, बट मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, तो इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि आपको कितने मॉक टेस्ट कैसे देने चाहिए और क्यों देने चाहिए। मैं इसका रीज़न भी एक्सप्लेन करती हूँ आपको। तो देखिए, लिखा है स्क्रीन पर डेली 2 मॉक टेस्ट, यानी कि आपका चाहे सिलेबस कंप्लीट है या नहीं कंप्लीट है, या आप सोच रहे हैं कंप्लीट करने की, या अगले कुछ दिनों में आपका सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, या हो सकता है कि आपने अभी पढ़ाई शुरू भी ना की हो, तो भी हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे हों जो लास्ट अटेम्प्ट जिन्होंने दिया हो और उन्हें कुछ देर के लिए पढ़ाई बंद कर दी गई हो और उनका भी मन हो इस बार एग्ज़ाम देने का और वो भी देना चाहते हो। तो उन सब के लिए मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आपको अब से डेली 2 मॉक टेस्ट देने चाहिए। अब डेली 2 मॉक टेस्ट देने का मतलब है कि टाइम कंज्यूम होगा। ठीक है, तो ठीक है, आप दिन में 24 घंटे होते हैं, आप उसको मैनेज करिए। और अगर आप नहीं मैनेज कर पा रहे हैं या आपका ऑफिस चल रहा है, तो आप एक ही मॉक टेस्ट दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट जो बच्चे घर पे रह के तैयारी करते हैं और जिनके पास पूरा दिन खाली रहता है, वो 2 मॉक टेस्ट आराम से मैनेज कर सकते हैं। 2 मॉक टेस्ट मैंने किस लिए कहा है, आइए आगे जानते हैं। तो पहला तो 1 न्यू एंड 1 ओल्ड। इसका मतलब क्या है कि आपको करना क्या है कि आपको जैसे आपने 2 टाइम में डिवाइड कर लिया कि मॉर्निंग में आपको एक मॉक देना है, इवनिंग में देना है एक। तो आपको करना क्या है कि एक तो आपको न्यू मॉक टेस्ट देना है जो आपने पहले अटेम्प्ट ना किया हो। ओके, वो मॉक टेस्ट आप इवनिंग या मॉर्निंग किसी भी एक टाइम में दे सकते हैं। तो एक हो गया ये न्यू वाला, और एक ओल्ड, यानी कि ओल्ड मतलब जो मॉक टेस्ट आप पहले दे चुके हैं, ये नहीं कि जस्ट एक दिन पहले वाला दे रहे हैं। जो मॉक टेस्ट आपने 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, 15 दिन पहले या 1 महीने पहले दिया हो और उसमें आपके जो मार्क्स आए हों वो 150 या 140, 130 या उससे भी कम आए हों, तो री अटेम्प्ट आपको वही मॉक करने हैं। ठीक है, ऐसा क्यों है मैं बताती हूँ। अगर आप इस पर फोकस करेंगे कि अब मैंने दोबारा मॉक्स, देखिए कई बच्चे क्या करते हैं कि जैसे आपने 10 मॉक्स परचेज़ किए, 10 मॉक्स दिए आपने, उसके बाद आप तुरंत स्विच कर जाते हैं नए वाले मॉक्स पे। अच्छी बात है, स्विच करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने जहाँ तक ये एक्सपीरियंस किया है, मेरे साथ भी ये होता था कि अब आप जब मान लीजिए एक मॉक टेस्ट दे के आप 20 दिन बाद अगर वही मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो इट इज़ पॉसिबल कि आपके मार्क्स जो हैं वहाँ पे सेम ना हों। जैसे कि हो सकता है आपने उसमें 135 या 140 स्कोर किया हो जब आपने 15 दिन पहले दिया हो, या हो सकता है आप उसके बाद जब दें तो हो सकता है आपके मार्क्स कम हो जाएं या बढ़ भी सकते हैं। दोनों केस हो सकते हैं। अगर आप इम्प्रूव करते हैं तो बढ़ेंगे, अगर आप इम्प्रूव नहीं करते हैं तो वो मार्क्स घट जाएंगे। तो इससे होगा क्या, जब आप ओल्ड वाला मॉक री अटेम्प्ट करेंगे, इससे होगा क्या कि जो क्वेश्चन आपके उसमें गलत हुए थे, देखिए होता क्या है कि जो हमारे क्वेश्चंस गलत होते हैं वो हमें याद रहते हैं। एटलीस्ट मेरे साथ तो यही होता है। तो ये ह्यूमन नेचर है। तो आप ये सोचिए कि जो जो क्वेश्चन हम सही करते हैं वो हमें नहीं याद रहते, क्योंकि सही वाले क्वेश्चन की जो संख्या रहती है, मात्रा रहती है, वो ज़्यादा रहती है, और जो रॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं वो कम रहते हैं। तो और वो चूँकि हमारे मार्क्स भी उसी उसी की वजह से कट जाते हैं, तो हमें वो एक कहीं ना कहीं गिल्ट की तरह याद रहते हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन आया था और ये मैंने गलत करा हुआ था। तो हो सकता है कि वो जब आप नेक्स्ट अटेम्प्ट करें, मतलब फिर से करें अटेम्प्ट, तो आपको वो क्वेश्चन याद रहे और आप उसको सही अटेम्प्ट करें। या ये भी हो सकता है कि आपने कुछ क्वेश्चंस पे ध्यान न दिया हो या उनको नोटिस ना किया हो, तो दोबारा होगा क्या कि आपको सारे क्वेश्चंस रिवाइज हो जाएंगे, क्योंकि मॉक्स रिवाइज करना कोई आसान बात नहीं होती है। वो कोई टॉपिक या कोई
रिवीजन की चीज़ नहीं है कि आप उसे रोज़ रोज़ 200 क्वेश्चन रिवाइज करेंगे। वो तभी हो सकता है जब आप 2 घंटे बैठ के मॉक्स दें। तो मेरा मानना तो एटलीस्ट यही है कि आपको एक न्यू और एक ओल्ड मॉक दोनों देना चाहिए एक दिन में। ओके, अब बात कर लेते हैं हम कि जिन बच्चों का सिलेबस फिनिश हो चुका है। तो जिन बच्चों का सिलेबस फिनिश हो चुका है, पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने सिलेबस फिनिश कर लिया है और अब आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने रिवीजन और मॉक टेस्ट पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो आपको भी डेली 2 मॉक देना है, क्योंकि अब आपने पढ़ तो लिया है। देखिए, पढ़ाई ऐसी चीज़ है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप पढ़ाई करेंगे तो सिलेबस कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, कुछ ना कुछ नया आपको मिल ही जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ने के चक्कर में इतना डूबे हुए हैं कि आपको अपना टेस्ट लेने की ही नौबत नहीं आ रही है। आप सोच रहे हैं कि अरे मैं अगले हफ्ते से स्टार्ट करूँगा, मैं अगले हफ्ते से स्टार्ट करूँगा मॉक, तो ये चीज़ भी गलत है। तो आपको भी करना ये है कि जितना भी सिलेबस हुआ है आपका या जितना भी रह गया है, उसको साथ साथ में कवर करते रहिए। देखिए, 2-2 घंटे अगर आप मॉक निकालेंगे तो आई मीन कि 4 घंटे या 5 एनालिसिस को जोड़ के आपके देखिए, एनालिसिस में टाइम न्यू वाले का लगेगा, ओल्ड वाले का नहीं लगेगा। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि टोटल 5 घंटे आपके इसमें जाने वाले हैं। ठीक है, और लास्ट ये स्ट्रैटेजी जो है वो लास्ट 1 मंथ के लिए है, जब एग्ज़ाम डेट के 1 मंथ आपके रह जाएं तब। तो आपको तभी से स्टार्ट कर देना है, क्योंकि ये आप 1 मंथ से ही आपकी प्रैक्टिस शुरू हो जानी चाहिए मॉक की एटलीस्ट, अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है अभी से। तो आपको भी डेली 2 मॉक देना है और एक न्यू एक ओल्ड देना है। आप अपने हिसाब से कैटेगराइज कर लीजिए। और अब बात कर लेते हैं उन बच्चों की जिनका सिलेबस 50-50 फिनिश्ड है, यानी कि है भी फिनिश्ड और नहीं भी है। तो मुझे पता है कि उनके लिए थोड़ी सी टेंशन होगी उनको, क्योंकि मेरे भी फर्स्ट अटेम्प्ट में सारा सिलेबस नहीं हो पाया था, तो वो चीज़ मैं समझ सकती हूँ। क्योंकि जब आपके पास सारा सिलेबस नहीं हुआ होता है आपका, तो आप जब उसके क्वेश्चन देखते हैं तो आपको टेंशन होती है, आप प्रेशर में आते हैं कि अरे मैंने ये तो टॉपिक ख़त्म ही नहीं किया, अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ गया तो क्या होगा। तो उसके लिए भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी इनफ टाइम है। तो आप धीरे धीरे अपना जो भी टॉपिक बचा है उसको भी फिनिश कर लीजिए इस सितंबर के कुछ दिनों में, और अक्टूबर से लग जाइए आप अपने मॉक में। आप भी डेली एक न्यू और एक ओल्ड मॉक दीजिए, आई एम श्योर आपको इसका फ़ायदा नज़र आएगा। ओके, अब बात कर लेते हैं कि जो बच्चे पेपर तो देना चाहते हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की है, या किसी कारण से वो पढ़ नहीं पाए हैं, उनकी बुक तक नहीं खुल पाई है। बट इसमें वो भी बच्चे शामिल होंगे जिन्होंने पहले कॉन्सेप्ट क्लियर किया हो और उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा पेपर का, एंड वो सिर्फ़ और सिर्फ रिवाइज़ ना कर पाए हों। तो उनके लिए भी मेरा एक ही सजेशन है कि आप भी मॉक दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ दीजिए, चाहे वो किसी भी कंपनी की हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे होगा क्या कि आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि आप कितना कवर कर सकते हैं एग्ज़ाम में और कितना नहीं। तो आपको भी डेली 2 मॉक ही देना है, और इससे मैं ये कह सकती हूँ, अगर आपने अच्छे से मॉक दिया और अच्छे से मॉक्स को एनालाइज़ किया, तो आई एम श्योर आप एवरेज मार्क्स स्कोर करने में ज़रूर कामयाब होंगे। क्योंकि मॉक से होता क्या है कि भले आप पढ़ाई ना कर रहे हो, देखिए हमारा माइंड कुछ इस तरह से है कि अगर आप पढ़ते जा रहे हैं तो आपको वो सारी चीज़ें याद नहीं रखने देगा। ठीक है, तो ऐसा होता है कि जब आप उस चीज़ के बारे में क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो क्वेश्चन के फॉर्म में जब आप आंसर टिक करते हैं एमसीक्यूज़ के फॉर्म में, तो वो ज़्यादा याद रहता है। इसी वजह से मैंने मॉक पे हमेशा से इतना ज़ोर दिया है, और आपको भी देना चाहिए ताकि आपको भी फ़ायदा मिल सके। तो मेरा मानना यही है कि आपको मॉक्स पे ध्यान देना चाहिए और टाइम भी देना चाहिए। जो सिलेबस आपका रह गया है, कोशिश करिए कि उसे जल्द से जल्द फिनिश करें। ठीक है, और अगर टॉपिक कोई बिल्कुल ही आपको नहीं आता है तो उसको थोड़ा बहुत उसका बेसिक्स जान लें, एंड उसमें थोड़ा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जैसे एक्टिव पैसिव है, वॉइस है, नरेशन है, तो आपको उसके एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने की ज़रूरत है, बाकी वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे डिपेंड है। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ऐसी स्ट्रैटेजी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग स्टेनो ट्यूबर्स। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और पढ़ते रहिए। और आगे भी मैं आपको बताऊंगी कि मेरा एक वीडियो रह गया है कि मॉक टेस्ट का डिटेल्ड एनालिसिस कैसे करें। मुझे पता है काफ़ी लेट हो गया है, बट आई एम सॉरी, मैं उसको कंप्लीट करके आपको 1-2 दिन में उसको देती हूँ, अपलोड करती हूँ।
तब तक पढ़ते रहिए और व्यस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय।